बहुत दूर एक राज्य में सरसस नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी 12 सुंदर राजकुमारियां थी। वे सब एक कमरे में सोती थी और उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि वो कहीं न जा पाए। लेकिन फिर भी सुबह उनके जूते काफी घिसे हुए लगते थे, जैसे रात भर उन जूतों में राजकुमारियों ने नृत्य किया हो। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने खबरी को पास बुलाया और उन पर नजर रखने को कहा। लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि राजकुमारियां नृत्य करने कहाँ जा रही थी। राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि अगर कोई भी ये राज पता कर पाए तो वो उन 12 राजकुमारियों में से किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता है। और इतना ही नहीं, उसे राजा सरसस के बाद इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोशिश की और वो नाकामयाब रहा तो उसे 3 दिन के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक युवा राजकुमार किसी दूसरे राज्य से उन 12 राजकुमारियों के रहस्य को सुलझाने पहुंचा। उसका वहां बहुत बड़ा स्वागत हुआ और रात को उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में ले गए। उसे सब सुनाई दे सके इसलिए उसके कमरे का दरवाजा खुला रखा गया। लेकिन जल्द ही राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि राजकुमारियां नृत्य करके आ चुकी थी। ये उनके जूतों से पता चल गया। ऐसा दूसरे और तीसरे दिन भी हुआ और राजा ने राजकुमार का सिर काटने का हुक्म दिया। उस राजकुमार के बाद भी कई लोग आए, लेकिन सब अपनी जान गंवा बैठे। एक बार एक जख्मी फौजी राजा सरसस के राज्य से गुजर रहा था। तभी वहां एक बुढ़िया ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे राजकुमारियों की खुफिया जगह खोजनी है और क्या पता शायद एक दिन मैं ही राजा बन जाऊं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम्हें जो जाम राजकुमारियां पिलाएंगी उसे तुम्हें नहीं पीना है। उस जाम से तुम्हें नींद आ सकती है। उस बुढ़िया ने एक चोगा उस फौजी को दिया और कहा, जैसे ही तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर तुम राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो। शुक्रिया माताजी। फौजी राजा के पास पहुंचा और परीक्षा देने की इच्छा जताई। फौजी की वहां बहुत खातिरदारी हुई और उसे बढ़िया पोशाक दिए गए। शाम होते ही उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में ले गए। सबसे बड़ी राजकुमारी उस फौजी के लिए जाम ले आई, लेकिन फौजी ने चुपके से उस जाम को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां उसके खर्राटे सुनकर खिलखिला उठी। ये भी बाकियों की तरह अपनी जान गंवा बैठेगा। नए कपड़े पहनकर तैयार होने लगी। वे बहुत उत्साहित थी, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें हर समय डर लगा रहता है। क्या तुम भूल गई कि इसके पहले भी हमें कोई पकड़ नहीं पाया है? अगर इस फौजी को नींद का जाम नहीं दिया होता तो भी ये सो जाता। जब वह सब तैयार हो गई, वह उस फौजी को देखने पहुंची जो कि बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और एक खुफिया दरवाजा खुल गया, जिसमें राजकुमारियां जाने लगी और फौजी ये सब धीरे से झांकते हुए देख रहा था। फौजी ने झट से चोगा पहना और अदृश्य हो गया और उनके पीछे चला गया। जल्दी में उसने सबसे छोटी राजकुमारी की पोशाक पर पैर रख दिया और राजकुमारी चिल्ला उठी, किसी ने मेरे कपड़े पकड़े। कोई नहीं है वहां, बस दीवार में एक कील है। वे सब एक सुंदर पेड़ों के कुंज में पहुंचे, जहां सारी पत्तियां चांदी की थी। बहुत ही चमकती और दमकती जगह थी वो। फौजी ने एक शाख तोड़ी और उस पेड़ से आवाज आई, इस बार सच में मैंने कुछ सुना। क्या आप लोगों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही?
कोई आवाज नहीं है। ये तो उन राजकुमारों का शोर है जिनके साथ हम नृत्य करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें वहाँ सोने के, हीरे के पत्तों के पेड़ दिखने लगे और फौजी हर पेड़ से एक शाख तोड़ रहा था। और जब जब वो शाखें तोड़ता तब तब आवाज होती। वे सब एक तालाब के पार पहुँचे जहाँ 12 नाव थी और हर नाव में एक सुंदर राजकुमार बैठा था। फौजी सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में जा बैठा। छोटे राजकुमार ने कहा, आज नाव खींचने में काफी ताकत लग रही है। अचानक से नाव का वजन बढ़ गया है। तालाब की दूसरी ओर एक बढ़िया महल था जहाँ से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उस महल में राजकुमार राजकुमारियों के साथ नृत्य करने लगे और फौजी भी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, उनके साथ नृत्य करने लगा। उन्होंने तब तक नृत्य किया जब तक उनके जूते घिस नहीं गए। सभी वापस अपनी अपनी नाव में घर की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बार फौजी सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में बैठा। जब वे पहुंच गए तो फौजी जल्दी से भागकर सबसे पहले अपने कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियों को उसे सोता हुआ देखकर राहत मिली। अगले दिन फौजी ने यह किस्सा किसी को नहीं बताया। वो दूसरी और तीसरी रात भी अदृश्य होकर राजकुमारियों के साथ गया और वहां से एक सुनहरा बर्तन उठा लाया। 3 दिन बाद राजा के सामने उस फौजी को उसकी चमकीली शाखें और सुनहरे बर्तन के साथ पेश किया गया। मेरी बेटियां कहाँ जाती हैं रोज रात को? राजा वे 12 राजकुमारों के साथ एक भूमिगत महल में नृत्य करने जाती हैं। फौजी ने राजा को पूरी बात बताई और वो शाखें और सुनहरा बर्तन भी दिखाया। राजा ने राजकुमारियों से पूछा कि क्या ये फौजी सच कह रहा है, तो उन्होंने हामी भरी। राजा ने फौजी से अपनी पत्नी चुनने को कहा और फौजी ने सबसे बड़ी राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई। उसी दिन उनकी शादी हो गई और राजा ने फौजी को अपना वारिस घोषित किया। कई वर्षों बाद राजा गुजर गए और फौजी उस राज्य के राजा बन गए। लेकिन बाकी के 11 राजकुमारियों को अपने राजकुमार की बहुत याद आती थी। फौजी ने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो वे अपने राजकुमारों से शादी कर सकती हैं। उस रात नए राजा और रानी अपनी 11 राजकुमारियों के साथ आलीशान महल में गए, जहां उन सब की शादी हुई और नृत्य की राजकुमारियां वहां खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता बहुत अनोखी थी, क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। इतना प्यार कि सभी ने उसे राजकुमारी गुलाब कहना शुरू कर दिया। राज्य में हर कोई राजकुमारी को बहुत प्यार करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाब का गुलदस्ता लेकर आए, जिसमें 3 प्रकार के गुलाब थे, लाल, सफेद और पीला। प्रणाम राजकुमारी गुलाब, कृपया हमें बताएं कि आपको कौन से गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे दुनिया के हर गुलाब से प्यार है। और सभी बच्चे हंस पड़े। राजकुमारी दयालु थीं और सभी को बहुत पसंद थीं। हर शाम राजकुमारी अपनी छत पर जाती और फिर ताली बजाती। ओ आओ प्यारे पंछी। तुरंत एक सुनहरा पंछी कहीं से उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर चढ़ गया। राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकने लगे। जल्द ही पक्षी ने एक धुन गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी गुलाब ने भी उसके साथ गुनगुनाना शुरू किया और राज्य में हर कोई सो गया।
और फिर गहरी नींद का आनंद उठाया। इसी तरह साल बीतते गए और सुनहरा पंछी और राजकुमारी गुलाब रोज रात को लोरी गाते और राज्य के लोग इसका आनंद उठाते। अचानक एक दिन कुछ भयानक हुआ। एक दुष्ट चुड़ैल जो राज्य के एक अंधेरे पक्ष में रहती थी, उसने राजकुमारी गुलाब के बारे में सुना। ला 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 ला। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कितनी अच्छी है। और इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया और उसने अपने बुरे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आब्राकदाब्रा सिम सलादिम। मैं चाहती हूं कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। जैसे ही चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, राजकुमारी गुलाब के बाल अचानक काले रंग के हो गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैं अपने लोगों के लिए कैसे गाऊंगी और वो सब अब मीठे सपने कैसे देखेंगे? फिर उस शाम राजकुमारी गुलाब अपनी छत पर गई और ताली बजाई। लेकिन जब सुनहरा पंछी दिखाई दिया तो उसके बाल लाल रंग के बजाय काले रंग से चमकने लगे। पक्षी ने अपनी सुरीली धुन गुनगुनाई और राजकुमारी गुलाब ने लोरी गाना शुरू किया। राज्य में हर कोई सो गया, लेकिन उस रात लोगों ने केवल बुरे सपने देखे। उस रात हर कोई अपनी नींद से डर कर जाग गया। राजकुमारी बहुत दुखी थी और यह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। अगले दिन दुखी राजकुमारी ने पंछी को बुलाया और उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताया और उसका समाधान मांगा। मेरे प्यारे सुनहरे पंछी, मुझे बताओ, मैं अपने लोगों के सपनों को कैसे फिर से मधुर बना सकती हूँ? अपने काले बालों को गुलाब जल में डुबाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? राजकुमारी ने पक्षी की सलाह के बारे में सोचा। उसने स्नान करने के लिए पानी तैयार किया और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़का। फिर उसने अपने बालों को गुलाब जल में डुबोया और वो तुरंत लाल हो गए। अरे वाह, ये फिर से लाल हो गए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया। अब इस राज्य के सभी प्रिय लोग खुशी से सो सकते हैं। उस शाम जब चिड़िया राजकुमारी के कंधे पर आई तो उसके बालों की लाल चमक से रात एक बार फिर से सुहानी हो उठी। राजकुमारी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया। चुड़ैल गाने की आवाज सुनी जिससे वो बहुत नफरत करती थी। क्या वो वापस आ गई? दुष्ट चुड़ैल इतनी गुस्से में थी कि उसका श्राप टूट गया है। अब मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा सिम सलादिम। मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। और राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए। ओ नहीं, फिर से नहीं, मुझे क्या हो रहा है? लेकिन इस बार चुड़ैल ने ऐसा जादू किया जिससे पूरे राज्य में गुलाब खिलने बंद हो गए। चुड़ैल ने जाकर जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। एक बार फिर दुखी राजकुमारी ने एक समाधान के लिए पंछी से पूछा।
ओ सुनहरी चिड़िया, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बाल फिर से काले हो गए हैं और सभी लोग फिर से बुरे सपने देखेंगे। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और सुनहरे पंछी ने पिछली बार की तरह उत्तर दिया, गुलाब जल में काले बाल को रखो। लेकिन पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। मुझे गुलाब कहाँ मिलेगा? पंछी चहक कर उड़ गया। राजकुमारी को पता नहीं था कि क्या करना है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और एक आंसू नीचे जमीन पर गिर गया। उसी क्षण एक युवा सुंदर राजकुमार नीचे से जा रहा था और वह रुक गया और उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उसमें से एक लाल बाल निकाला। फिर वो जमीन की ओर झुका और उसने बाल को राजकुमारी के आंसू के ऊपर रख दिया और फिर एक चमत्कार हो गया। अचानक वो लाल बाल एक लाल गुलाब में बदल गया। राजकुमार ने गुलाब को उठाया और राजकुमारी के पास ले गया। ये आपके लिए है सुंदर राजकुमारी। एक गुलाब? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे आपके आंसू और एक लाल बाल के साथ बनाया है। उत्साहित होकर उसने गुलाब लिया और तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने पंखुड़ियों को तोड़ा, पानी में डाल दिया। उसने पानी में बाल डाले और अभिशाप टूट गया। तभी राजा रानी और कुछ नौकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल हुए। सब लोग हैरान थे। सुनो बेटा, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ मिला? राजा जी, जब राजकुमारी और मैं दोनों बच्चे थे, मैंने मेरी वफादारी के संकेत के रूप में उनके सर से एक बाल उठाया था और राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल खींचा था और अपने पास रखा था। फिर राजकुमारी ने पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर उसमें से राजकुमार का बाल निकला। हर कोई इस खबर से बहुत खुश था। यह जानने के बाद कि उसका अभिशाप फिर से टूट गया है, दुष्ट चुड़ैल की बुराई इतनी बढ़ गई कि वह फट गई और उसके 1000 छोटे टुकड़े हो गए। आखिरकार गुलाब के फूलों को एक बार फिर से राज्य के हर बगीचे में लगाया गया। राजकुमार और राजकुमारी गुलाब ने जल्द ही शादी कर ली और दया और उदारता के साथ राज्य पर शासन किया। और फिर हर शाम राजकुमारी गुलाब और सुनहरे पंछी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया। सिंड्रेला। कई साल पहले थी एक अति सुंदर और दयालु लड़की सिंड्रेला। सिंड्रेला की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। कम उम्र से ही सिंड्रेला को अपने पिताजी का और अपने सौतेली बहनों का ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ असल में उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। सिंड्रेला की बहनें उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बड़े होने के बाद भी वे सिंड्रेला को नौकरानी की तरह रखते थे और बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन सारे राज्य को एक महाजश्न के लिए राजमहल में आमंत्रित दिया गया। सिंड्रेला 17 वर्ष की हो चुकी थी और महाराज ने राज्य की सारी जवान लड़कियों को ग्रैंड बॉल के लिए बुलाया था। परंतु सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको जाने नहीं दिया और उल्टा उसके हाथ खुद को और अपने बेटियों को जश्न के लिए तैयार करवाया। दिन भर उससे काम करवाया
और अंत में उसके गाउन को फाड़कर आग में डाल दिया ताकि वह जा ना सके। फिर उसको घर पर अकेला छोड़कर चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। वह हार मानने ही वाली थी जब एक परी देवी माँ उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मत रो, मैं तुम्हें ग्रैंड बॉल पर भेजूंगी, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन नहीं है और मेरी सौतेली माँ और बहनों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, थोड़ा सा विश्वास और जादू से सब ठीक हो जाएगा। पिपटी पॉपटी बू। परी देवी माँ ने अपनी जादुई छड़ी को चलाया और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए। फिर एक और लहर से सिंड्रेला के पैरों में चमकीले शीशे के जूते आ गए। वाह, ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है परी माँ, पर मैं राजमहल तक पहुँचूंगी कैसे? परी देवी माँ ने देखा कि कुछ 6 चूहे बाग में एक कद्दू के पास खेल रहे थे। उनकी ओर अपनी छड़ी घुमाई और बोली, बिपडी बॉपडी बू। तुरंत 4 चूहे चमकीले काले घोड़ों में बदल गए और 2 गाड़ीवानों में। कद्दू बन गया एक सुनहरी गाड़ी। सिंड्रेला ये सब देखकर खुशी से झूम उठी। राजमहल की ओर निकलने से पहले परी देवी माँ ने बोला, ओह सिंड्रेला, ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। तुम्हें उससे पहले घर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। जब सिंड्रेला राजमहल में प्रवेश हुई तो सब लोग उसकी सुंदरता पर फिदा हो गए, पर किसी ने भी उसको पहचाना नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी नहीं। सुंदर राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ। राजकुमार ने पूरा समय सिर्फ सिंड्रेला के साथ डांस किया। सिंड्रेला राजकुमार के साथ इतनी खुश थी कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अचानक से उसको समय का याद आया और वो तुरंत घर की ओर वापस दौड़ निकली। ओह नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बोली सिंड्रेला और राजमहल से बाहर निकलने लगी। जल्दी में उसका एक शीशे का जूता निकल आया और सिंड्रेला को उसको वापस उठाने का समय भी नहीं था। बारह बजते ही वह घर पहुंच गई। उसकी गाड़ी वापस कद्दू में बन गया, घोड़े चूहों में और उसका गाउन वापस उसके फटे पुराने कपड़ों में। उसकी सौतेली माँ और बहन कुछ ही देर बाद घर वापस लौट आए। तीनों उस सुंदर लड़की के बारे में बातें कर रहे थे जो राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो चुका था, पर वो उसका नाम तक नहीं जानता था। उसको सिंड्रेला की शीशे की जूती मिली। मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। जिस लड़की का भी पैर इस जूते में आएगा वही मेरी रानी बनेगी। अगले दिन से राजकुमार और उसके सेवक निकले उस लड़की की तलाश में। घर घर गए हर लड़की को उस जूती पहनाने के लिए, पर किसी का भी पैर उसमें आया ही नहीं। अंत में राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। सौतेली बहनों ने अपने पैर जोर जबरदस्ती उस जूती में डालने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पाया। इस बीच सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था ताकि राजकुमार उसको देख ना सके। सिंड्रेला तड़प के रोने लगी, ये ना जानते हुए कि वह क्या करे। अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए सिंड्रेला गाना गाने लगी।
इसी दौरान अब राजकुमार ने हार मान ही ली, जब अचानक से उसको सिंड्रेला की सुरीली आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने सौतेली माँ से पूछा कि क्या घर में कोई और बालिका थी। सौतेली माँ ने बहुत कोशिश की राजकुमार को वहां से भेजने के लिए, पर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया घर की तलाशी करने के लिए। आखिरकार सिंड्रेला को ढूंढ लाया गया और फिर जब उसने जूती को पहना तो उसको अच्छे से आ गया। राजकुमार ने अपने प्यार को पहचान लिया था। सिंड्रेला, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तुम दयालु और धैर्यवान हो। जी हाँ मेरे राजकुमार। तो अंत में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों ने खुशी से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया। सिंड्रेला ने अपनी बहनों को भी माफ कर दिया। वह एक बहुत ही दयालु महारानी थी और सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक युगल रहता था। वे चाहते थे कि उनकी एक संतान हो। उनके घर के पीछे एक खिड़की थी जहाँ से एक सुंदर बगीचा दिखता था, जो हमेशा ताजी सब्जियों और सुंदर फूलों से भरा रहता था। लेकिन उस बगीचे के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी और वहाँ एक डायन रहती थी जिससे सब डरते थे। एक दिन पत्नी उस खिड़की के पास खड़ी थी और बगीचे की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ फूलों की एक सुंदर चादर है। वे इतने ताजे थे कि पत्नी कुछ फूल अपने पास रखना चाहती थी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे पत्नी और उदास होने लगी। तब उसके पति से यह देखा न गया। उसने पूछा, क्या बात है प्रिय? पत्नी ने कहा, जब तक मैं उस फूल को चख न लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। चाहे जो हो जाए, मैं उसके लिए वो फूल जरूर लाऊंगा। तो एक शाम पति ने उस दीवार को पार कर लिया और बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाया। पत्नी ने फूल का स्वादिष्ट सलाद बनाया और मन भर के खाया। पर उसे वो इतना पसंद आया कि अगले दिन उसकी फूल खाने की इच्छा 3 गुना बढ़ गई और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उस शाम पति उस डायन के बगीचे में गया। जब वह लौट रहा था तो उसने देखा डायन ठीक उसके सामने खड़ी है और वो घबरा गया। डायन ने गुस्से में आके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल चुराने की? तुम्हें सजा भुगतनी होगी। पति ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मैंने ये सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया है। अगर वो इस फूल को नहीं खाती तो वह उदास रहती, जो मुझसे देखा न गया। तो डायन बोली, ठीक है, तुम जितने चाहो उतने फूल ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी संतान होगी वह तुम मुझे दोगे। मैं उसे एक माँ की तरह पालूंगी। पति ने घबराकर डायन की शर्त मान ली और जब उनकी संतान हुई तो डायन ने फूल की तरह उस बच्ची का नाम रैपुंज़ेल रखा और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। रैपुंज़ेल बहुत ही सुंदर थी। जब वो 12 साल की हुई तो उस डायन ने रैपुंज़ेल को एक लंबे मीनार में कैद कर लिया। उस मीनार में न कोई सीढ़ी थी न कोई दरवाजा, बस एक खिड़की थी। जब भी डायन को उस मीनार पर जाना पड़ता तो वो नीचे से चिल्लाती, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे करो। जब रैपुंज़ेल ये सुनती तो वो उसके लंबे सुनहरे बाल मीनार की खिड़की से नीचे फेंकती और डायन उसके बालों से ऊपर आ जाती। कई साल बीत गए। एक बार एक राजकुमार उस मीनार के पास पहुंचा और उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो वहीं उस आवाज को सुनने लगा।
रैपुंज़ेल अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए गीत गा रही थी। राजकुमार को उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो उस आवाज तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस लौट गया, लेकिन रैपुंज़ेल की आवाज उसके दिल को छू गई थी। तो वो राजकुमार रोज उस मीनार के पास जाकर रैपुंज़ेल की मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से रैपुंज़ेल की आवाज सुन रहा था तो उसने डायन को मीनार में जाते हुए देखा। राजकुमार ने सोचा, अगर यही एक तरीका है मीनार तक पहुंचने का, तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार उस मीनार के नीचे से चिल्लाने लगा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो। और रैपुंज़ेल ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। रैपुंज़ेल उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने उससे बड़े प्यार से बात की और कहा कि रैपुंज़ेल की मधुर आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। रैपुंज़ेल ने सोचा, ये राजकुमार कितना जवान और सुंदर है, और रैपुंज़ेल ने उससे शादी करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम इस मीनार से निकलेंगे कैसे? जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम एक रस्सी ले आना, जिससे मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी। जैसे ही वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं इस मीनार से उतरकर तुम्हारे साथ चलूंगी। डायन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब एक दिन रैपुंज़ेल ने कहा, माँ, ऐसा क्यों है कि आप मेरे बालों से धीरे चढ़ते हो और राजकुमार पलक झपकते ही चढ़ जाता है? डायन ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है और तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्से में आकर डायन ने रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। डायन इतनी कठोर दिल थी कि उसने रैपुंज़ेल को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। उसी शाम जब राजकुमार ने मीनार के नीचे से आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो, तो उस डायन ने रैपुंज़ेल के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन रैपुंज़ेल की जगह उसने देखा कि वहाँ डायन है। हा! डायन ने कहा, तुम्हारी प्रिय रैपुंज़ेल यहाँ नहीं है, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। राजकुमार ने दुख में मीनार से छलांग लगाई, लेकिन मीनार के नीचे जो कांटे थे वो उसकी आंख में चले गए। बेचारा अंधा राजकुमार मायूस होकर जंगल में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमार एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां रैपुंज़ेल रहती थी। उसने एक आवाज सुनी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। रैपुंज़ेल ने उसे देखकर गले लगा लिया और रोने लगी। जब उसके आंसू राजकुमार की आंख पर गिरे तो राजकुमार फिर से देखने लगा। राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने राज्य में ले गया, जहां वे खुशी खुशी रहने लगे। स्लीपिंग ब्यूटी। कई साल पहले एक दूर के राज्य में रहते थे एक राजा और एक रानी। रानी को बहुत समय से एक बच्चे की चाहत थी, पर कुछ हो नहीं पाया। एक दिन हुआ चमत्कार और रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी इतनी प्यारी और सुंदर थी कि राजा खुशी से झूम उठा। उसने एक बहुत शानदार दावत का प्रबंध किया अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए। राज्य के 7 परियां भी इस अवसर पर बुलाए गए थे, छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए। जल्द परियां राजकुमारी के पास इकट्ठा हो गए और एक एक करके सब उसको उपहार देने लगे। पहली परी ने राजकुमार को सुंदरता का वरदान दिया।
दूसरी ने उसको एक दयालु और उदार स्वभाव का वरदान दिया। तीसरे ने उसको गौरव का वरदान दिया। चौथी परी ने कहा कि राजकुमारी पंख की तरह हल्के रूप में नाच पाएगी। पांचवी परी ने कहा कि वह बुलबुल जैसी मीठा गाएगी। छठी परी ने कहा कि वह हर कोई संगीत वाद्य यंत्रों को बजा पाएगी। सारे मेहमान जश्न का आनंद ले ही रहे थे जब अचानक से दरवाजा जोर से खुला और एक बूढ़ी परी काले कपड़े पहने हुए अंदर आई। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको जश्न के लिए बुलाया नहीं गया था। ऊंची आवाज में उसने कहा, राजकुमारी जब 15 वर्ष की हो जाएगी तब वो खुद को धूरी पर चुभेगी और मर गिर पड़ेगी। तुरंत मुड़कर बूढ़ी परी वहां से चली गई। सारे मेहमान आश्चर्यचकित रह गए और रानी रोते हुए टूट पड़ी। पर सातवीं परी, जिसने अभी तक राजकुमारी को वरदान नहीं दिया था, आगे आई। धीरे से उसने कहा, अब राजकुमारी मर तो नहीं जाएगी, पर वह एक गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 साल तक रहेगा। जैसे समय गुजरता गया, एक एक करके परियों के वरदान सच होने लगे। राजकुमारी एक सुंदर, सुशील और दयालु लड़की में बड़ी हुई। जो भी उसको देखता था उससे प्यार करता था। राजा और रानी राजकुमारी को उसके श्राप से बचाने की पूरी कोशिश में थे और आदेश दिया कि राज्य के सारे धूर्यों को नष्ट किया जाए और इस श्राप के बारे में राजकुमारी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अपने 15वीं जन्मदिन पर राजकुमारी उत्सुकता से जाग उठी। वह इतनी जल्दी जाग गई थी कि बाकी के लोग अभी भी सोए हुए थे। राजकुमारी महल के विशाल कक्षों में घूम रही थी, सबके जागने की इंतजार करते हुए। वह महल के हर एक कोने कोने तक जाने लगी। जब वह एक पुराने मीनार के पास पहुंची, अंदर गई तो उसको एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। एक जंग भरा चाबी ताले पर लगा हुआ था और जब राजकुमारी ने उसको घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर थी एक बूढ़ी महिला जो अपने धूरी को घुमाने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला बहरी थी तो उसने राजा का आदेश नहीं सुना था धूरी नष्ट करने की। शुभ दिन अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कताई कर रही हूँ। ये है क्या जो ऐसे घूम रहा है? पूछी राजकुमारी और धूरी को खुद घुमाने की कोशिश की, पर धूरी को छूते ही उसकी उंगली को चुभ गई। उसी समय राजकुमारी बाजू में रखे बिस्तर पर गिर पड़ी एक गहरी नींद में। राजा, रानी और महल के बाकी लोग जो सुबह जागकर अपने काम कर रहे थे, बीच में ही सब नींद में गिर पड़े। अस्तबल में घोड़े भी सो गए, बाग में कुत्ते, छत पे कबूतर और दीवार पर मक्खियां तक भी सो गए। रसोई घर में नौकरानी जो मुर्गी को लेकर बैठी थी, वो भी नींद में गिर पड़ी। महल का बावर्ची जो किसी लड़के को शरारती के लिए डांट रहा था, अचानक से दोनों सो गए। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। हवा भी चलना बंद हो गया और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। महल के इर्द गिर्द पेड़ पौधे ऊंचा ऊंचा बढ़ते गए जब तक महल पूरा ढंप गया। इस महल की कहानी हर राज्य तक पहुंच गई और कई सारे राजकुमार आए इस महल में घुसने के लिए, पर महल के इर्द गिर्द तेज कांटों की वजह से कोई भी उनको पार नहीं कर पाया। कई साल बाद एक राजकुमार उस राज्य में आया जहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाते हुए देखा। कहानी थी एक सुंदर राजकुमारी के बारे में जो तकरीबन 100 साल से गहरी नींद में ही रही है। उसने सुना कि कई राजकुमारों ने भी महल में जाने की कोशिश की, पर कांटों की वजह से कोई उसको पार नहीं कर पाया। जवान राजकुमार ने सोचा, मुझे डर नहीं है, स्लीपिंग ब्यूटी को मैं देख के ही रहूंगा। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजकुमार ने नहीं माना। वर्तमान में अब 100 साल खत्म होने को ही आए थे। जब राजकुमार महल पहुंचा
तो द्वार बड़े बड़े गुलाबों से ढका हुआ था। जब राजकुमार पास गया तो पेड़ पौधे अपने आप राजकुमार के रास्ते से हट गए, उसको बिना हानि पहुंचाए। अंदर जाने के बाद बाग में उसने देखा कि घोड़े और कुत्ते सोए हुए थे। छत पे कबूतर भी। महल के अंदर दीवार पर मक्खियां अभी भी सोए हुए थे और महल के नौकर भी। सिंहासन के पास राजा और रानी सोए हुए थे। रसोई घर में बावर्ची, नौकरानी, वो छोटा लड़का, सब वैसे ही सोए हुए थे जैसे पहले गिर पड़े थे। अंत में वह उस पुराने मीनार पर पहुंचा। अंदर गया तो उसने सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखते ही वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाया। नीचे झुककर राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को चूमा। ऐसा करते ही राजकुमारी जाग उठी और मुस्कुराई। इतनी देर क्यों कर दी? कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी के जागते ही महल के सारे लोग और जीव भी जाग उठे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजकुमारी और राजकुमार ने शादी की और एक बहुत बड़े जश्न का प्रबंध किया। सारे राज्य को इस जश्न पर बुलाया गया। अंत में वीर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी ने सुखी से अपना जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कई साल पहले एक राजा और रानी रहा करते थे। रानी बहुत ही मुलायम स्वभाव की थी और सारी प्रजा उनको बहुत चाहती थी। रानी को एक ही बात का दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था। सर्दी की एक सुबह रानी कुछ सिलाई कर रही थी जब उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर बर्फ को देखा। गहरी सोच में रानी ने कहा, काश मेरी बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और जिसकी होंठ चेरी की तरह लाल और जिसके बाल आबनूस जैसे काले। जल्द रानी की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक राजकुमारी को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ चेरी जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले थे। परंतु जन्म देने के बाद ही रानी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली, एक सुंदर महिला से जो बहुत घमंडी और क्रूर थी। वह काला जादू करती थी और उसके पास था एक जादुई ऐना। हर रोज वह ऐने से पूछती थी, ऐना ऐना बता तू जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ? और ऐना हर बार जवाब देता, आपसे सुंदर और कौन है भला? ये सुनकर रानी प्रसन्न हो जाती थी क्योंकि जादुई ऐना केवल सच बोलता था। एक सुबह रानी ने पूछा, ऐना ऐना बता तो जरा सबसे सुंदर कौन है यहाँ? आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर स्नो वाइट राजकुमारी। रानी क्रोध से आग बबूली हो गई और उसने अपने शिकारी को आदेश दिया स्नो वाइट का अंत करने के लिए। उसने सबूत में स्नो वाइट का दिल वापस ले आने को कहा। शिकारी स्नो वाइट को कहीं दूर जंगल में ले गया, परंतु उसको मार न पाया। उसने स्नो वाइट को भाग जाने के लिए कहा और बोला कि वह महल कभी भी वापस न आए। शिकारी ने स्नो वाइट की जान बचा ली और उसके दिल के बदले एक जंगली हिरन के दिल को रानी के पास ले गया। स्नो वाइट अब बड़े जंगल में अकेली थी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और डर के मारे भागने लगी। जितनी तेज हो सके वो दौड़ती रही। शाम ढलने ही वाली थी जब स्नो वाइट को एक झोंपड़ी नजर आई। वह अंदर चली गई अंधेरी रात से बचने के लिए। एक छोटा सा मेज था जिस पे छोटे छोटे 7 थाल रखे हुए थे। दीवार के साथ लगे हुए थे 7 छोटे छोटे बिस्तर। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने सारे थालों से थोड़ा थोड़ा सब्जी और रोटी खाया। अब क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी
स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उस झोंपड़ी के निवासी गीत गाते गाते घर वापस आए। घर के अंदर आते ही उन सबको कुछ अलग लगा। एक ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। फिर एक और ने कहा, किसी ने मेरे थाल से खाया है। फिर एक और ने बिस्तर की ओर देखा और बाकी सबको बुलाया। है भगवान, ये बच्ची कितनी सुंदर है। सब इतने खुश थे उसे देखकर और उसको फिर जगाया भी नहीं। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और बोनो को देखकर डर गई, पर बोनो ने उसको अच्छे से पूछा, डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। और तुम यहाँ तक कैसे आई? स्नो वाइट ने सारी घटना सुनाई अपनी सौतेली माँ के बारे में और कैसे उस शिकारी ने उसको जाने दिया था। बोनो ने आपस में कुछ देर तक बात की और फिर बोले, अगर तुम हमारे लिए भोजन पकाओगी, हमारे बिस्तर संभालोगी और सब कुछ साफ सुथरा रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, मैं दिल लगा कर काम करूंगी। स्नो वाइट उनके लिए गरम गरम खाना परोसती थी और पूरा घर साफ सुथरा रखती। अब क्रूर रानी को लगा कि स्नो वाइट मर चुकी थी। अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा, सबसे सुंदर कौन है यहाँ? ऐने का जवाब सुनकर रानी हैरान रह गई। आप ही हो मेरी रानी, पर आपसे सुंदर अभी भी पर्वत के उस पार बोनो के साथ स्नो वाइट राजकुमारी। रानी हैरान रह गई। उसको पता था कि ऐना झूठ नहीं बोलता। तभी उसको समझ आ गया कि शिकारी ने उसको धोखा दिया और स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। अपने गुप्त कमरे में जाकर उसने एक जहरीला सेब बनाया। ऊपर से सेब बहुत ही रसदार था और उसको देखकर कोई भी ललचाता, लेकिन उस सेब का छोटा सा टुकड़ा भी खाने से मौत हो जाएगी। अपने आप को एक बूढ़ी महिला के रूप में रानी ने तैयार किया और बोनो के घर आ गई। दरवाजे पर खटखटाया। स्नो वाइट खिड़की से बोली, माफ करना, पर मैं किसी को भी अंदर नहीं ला सकती। इस घर के साथ बोनो ने ऐसा करने से मना किया है। ओह, कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बस सेब बेच रही थी। ये लो, इसको चख के तो देखो, बड़ा रसदार है। स्नो वाइट लाल रसदार सेब को देखकर ललचा गई। अपने आप को काबू में रख ही नहीं पाई, तो उसने खिड़की से ही सेब लिया और उस जहरीली सेब को खा लिया। सेब उसके मुंह में जाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर बेजान गिर पड़ी। दुष्ट रानी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बोने अब तुम्हें कभी नहीं जगा पाएंगे। वापस अपने महल गई और अपने ऐने से पूछी, ऐना ऐना बता तू जरा, अब सबसे सुंदर कौन है यहाँ? ऐने ने कहा, आपसे सुंदर और कौन है भला? ये सुनकर दुष्ट रानी का काला दिल आखिरकार संतुष्ट और शांत हो गया। जब बोने घर लौट आए तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया। उसको उठाया, हिलाया, जगाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पाया। प्यारी बच्ची जा चुकी थी। अंत में उन्होंने स्नो वाइट को कब्र में डालने का निर्णय लिया, परंतु स्नो वाइट अभी भी ताजी जीवित व्यक्ति की तरह लग रही थी। बोनो ने कहा, हम इसको इस काले धरती में नहीं गाड़ सकते। और फिर स्नो वाइट के लिए उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया। नाजुक तरीके से स्नो वाइट को अंदर लिटाया और सुनहरे अक्षरों में उसका नाम बक्से पर लिख दिया। एक दिन एक राजकुमार बोनो के घर के रास्ते से आया और थोड़ी देर के लिए पनाह मांगा। तभी राजकुमार की नजर स्नो वाइट पर पड़ी। राजकुमार ने बोनो से कहा, मुझे ये ताबूत दे दो और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बोनो ने कहा,
दुनिया का सारा सोना दे दो हमें, तब भी हम इसको नहीं देंगे। फिर मुझे इसको ऐसे ही दे दो, क्योंकि मैं अब स्नो वाइट को देखे बिना नहीं जी सकता। मैं इसको आदर और सम्मान से सुरक्षित रखूंगा। बोनो को राजकुमार के लिए बुरा लगा और फिर स्नो वाइट के ताबूत को उसे सौंप दिया। आप इसे ले जा सकती हो, परंतु कुछ करो, हमारी स्नो वाइट को ठीक कर दो। राजकुमार धीरे से ताबूत के पास गया। उसने सुंदर स्नो वाइट की ओर देखा और उसकी खूबसूरती में गुम होकर हल्के से उसका हाथ लिया और चूमा। राजकुमार के चूमते ही अचानक से स्नो वाइट जाग गई। वो फिर से जीवित हो गई। हे भगवान, मैं हूँ कहाँ? बोल उठी स्नो वाइट। डरो मत, मैं राजकुमार हूँ और तुम मेरे साथ हो। स्नो वाइट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ आ जाओ और मेरी सहभागी बन जाओ। राजकुमार को देखते ही स्नो वाइट को भी उससे प्यार हो गया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जब महाराज को इस दुष्ट रानी के बारे में पता चला तो उन्होंने उस रानी को हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से निर्वासित कर दिया। अंत में स्नो वाइट और राजकुमार ने खुशी से और प्यार से अपना जीवन बिताया। बर्फ रानी। कई साल पहले रहते थे दो बच्चे, जो और तारा। बच्चे अपने दादी माँ के साथ रहते थे। कहीं दूर रहती थी एक बर्फ रानी, जिसने एक बच्ची ईशा को अपने कब्जे में रखा था। बर्फ रानी जो और तारा को भी पकड़ना चाहती थी। एक शाम जब जो, तारा और उनकी दादी घर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बर्फ के बवंडर को उनकी ओर आते हुए देखा। वो बवंडर असल में बर्फ रानी थी, जो तारा और जो को पकड़ने के लिए आई थी। तीनों भयभीत हो गए और उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, परंतु बेचारा जो पकड़ा गया। दुखी होकर तारा और दादी माँ घर वापस लौट गए। इसी तरह कई साल बीत गए और बुरी सेहत की वजह से बूढ़ी दादी माँ भी चल बसी। तारा अपने पालतू जानवर के साथ अकेले रहने लगी। एक कपड़ों के कारखाने में काम करती थी। एक दिन तारा का पालतू जानवर कैस्पर खो गया था और वो उसको हर जगह ढूंढने लगी। उसी समय उसने एक लड़के को कैस्पर को ले आते हुए देखा। कैस्पर, तुम कहाँ चले गए थे? तारा ने कैस्पर को देखकर राहत की सांस ली और उस लड़के का धन्यवाद किया। तारा घर लौट गई, पर उस लड़के के बारे में सोचती रही। उसको लगा जैसे वो उसको जानती थी, तो उसने उससे वापस मिलने का निर्णय लिया। तारा उस लड़के के घर की खोज में गई और जब पहुंची तो वहाँ पर उसको एक आईना मिला जो बचपन में उसके पास था। उस लड़के के घर को देखकर तारा हैरान रह गई। उसको एक चित्रकारी मिला जो कपड़े से ढांप के था। कपड़े को हटाया तो उसने अपने बचपन की तस्वीर को देखा। तारा को पता चल गया था कि वो लड़का उसका भाई जो था। इतने साल बाद अपने भाई का पता लगाकर तारा बहुत खुश हो गई। उसी समय एक बूढ़ी महिला उधर आई। क्या तुम जो को ढूंढ रही हो? आप कौन हो और मेरे भाई को कैसे जानते हो? कई साल पहले जब जो बर्फ रानी के भवंडर में फंसा, मैंने अपनी शक्तियों से उसको बचाया और तब से मैं उसका ख्याल रख रही थी। मैंने जो को तुम्हारे बारे में बोला और तुमसे मिलने को कहा, पर जब बर्फ रानी को इस बारे में पता चला, वो फिर से उसको पकड़ ले गई। अब तुम ही उसको बचा सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो आईना है वो तुम्हें जो का स्थान दिखाएगा। ये आईना मेरी मदद कैसे कर सकता है? तारा आईने की ओर देख रही थी और जब बूढ़ी महिला की ओर देखा तो वो तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं कैसे बचाऊं अपने भाई को? तारा मजबूर होकर रोने लगी। अचानक से जब उसके आंसू आईने पर गिरे तो उसको आईने में उसके भाई की छवि नजर आई। उसने देखा
कि जो एक नदी के पास एक स्नोफ्लेक का पीछा कर रहा था और फिर गायब हो गया। तारा अपने भाई को बचाना चाहती थी। जल्दी वो उस नदी के पास गई जो उसने आईने में देखा था। ओ नदी, मेरा भाई खो गया है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो कहाँ है? तारा के ऐसे बोलते ही नदी की देवी बाहर निकल आई। प्यारी तारा, तुम्हारा भाई उस बर्फ पर्वत के पास है। तुम्हें जल्दी उधर जाकर अपने भाई को और बाकियों को भी बचाना पड़ेगा। तारा तुरंत बर्फ पर्वत की ओर चल पड़ी। बहुत भारी बर्फ हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। तारा किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना चाहती थी। कुछ दूर तारा को एक बर्फ का महल दिखाई दिया। अंदर गई तो उसको जो मिला। जल्दी अपने भाई की ओर दौड़ी, परंतु जो एक बर्फ का पुतला बन चुका था। जो 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 जितना भी तारा ने पुकारा, जो को कुछ सुनाई नहीं दिया। बर्फ रानी ने तारा की आवाज सुनी और उसके पास आई। तारा ने देखा कि बर्फ रानी ईशा के रूप में आई। मेरी प्यारी तारा, बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब से हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। क्या तुम्हें ये महल पसंद आया? जो को पसंद नहीं आया था और ईशा को जो की बातें, तो इसीलिए उसको बर्फ के पुतले में बदल दिया। तुम मुझे अपनी बातों से नहीं डरा सकती। मेरी प्यारी ईशा ने मेरी बात मान ली और अब वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। अगर तुम और तुम्हारा भाई मेरी बात मान जाओगे तो फिर हम सब एक साथ आराम से रह सकते हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो अपने भाई को लेके तुम यहाँ से जाओगी कैसे? सिर्फ मेरा भाई नहीं, मैं ईशा को भी ले जाऊंगी। तभी तारा ने बर्फ रानी की छड़ी को उससे छिना लिया। ईशा, तुम्हारा दिल साफ है। इस बर्फ रानी को तुम्हें अपने कब्जे में करने मत दो। इसके पास मत रहो। मैं इधर तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे और जो के साथ आ जाओ ईशा। चमत्कारी से उसी समय ईशा बर्फ रानी के शरीर से अलग हो गई। उसने फिर बर्फ की छड़ी को लिया और तोड़ दिया और उसका महल नष्ट हो गया। अब बर्फीले महल की जगह में सुंदर हरीले बाग और पेड़ खड़े हो गए। आखिरकार तारा ने अपने भाई जो और ईशा को बचा लिया। बाकी के बंदी भी मुक्त हो गए। सबों ने तारा का धन्यवाद किया और फिर खुशी से अपना जीवन बिताया।